हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लस्टर ऑल स्टडी चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे अपने सब्जेक्ट MPY 001 इंडियन फिलोसफी के बारे में। तो ये हमारा यूनिट 1 है, नेचर ऑफ फिलोसफी, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, एपिस्टेमोलॉजी एंड एथिक्स। तो ये हमारे बुक का ही कंटेंट है जो कि इग्नू की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है नेचर ऑफ फिलोसफी के बारे में। तो हम नेचर ऑफ फिलोसफी से क्या जानते हैं, ये सब चीज़ें हमने अपने BA में भी पढ़ी हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं कि फ़िलॉसफी का मतलब क्या है, उसका नेचर क्या है। तो फ़िलॉसफी का मतलब होता है लव ऑफ विजडम। ठीक है, ये जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जैसे कि फिलो का मतलब क्या होता है, लव। वहीं पे ही अगर मैं बात करूँ सोफिया, तो सोफिया का मतलब क्या होता है बेटा, विजडम, लव और विजडम। ठीक है, फिलॉसफी दोनों कहाँ से बने हैं, हमारे ये ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं, जिसका फिलो का मतलब होता है लव और सोफिया का मतलब होता है विजडम। देयरफॉर फिलॉसफी लिटरली मीन परस्यूट एंड लव ऑफ विजडम। तो हम लोग फिलॉसफी को क्या कहते हैं, लव ऑफ विजडम कहते हैं। फिलॉसफी एक ट्रुथ है, रियलिटी है, नॉलेज, मोरालिटी, सोल, गॉड और ह्यूमन लाइफ का सिस्टमैटिक कहीं ना कहीं रैशनल स्टडी हम यहाँ पे करवाने वाले हैं। ये लाइफ और यूनिवर्स के डीपर मीनिंग को समझाने की कोशिश करती हैं। इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग अबाउट द लाइफ ऑफ पर्पस एंड द यूनिवर्स। ठीक है, मतलब हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो यूनिवर्स है, उसको ये हमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है। कौन, फिलॉसफी। फिलॉसफी इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी थिंकिंग बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द लॉजिक, रीजनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग। तो फिलॉसफी दूसरी ऑर्डिनरी थिंकिंग से अलग है। क्यों? क्योंकि ये हमें क्या करती है, ये हमें लॉजिक के बारे में बताती है, रीजनिंग के बारे में समझाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग्स क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, एक्सपीरियंस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, फिलॉसफी से पता चलता है। फिलॉसफर हर बात को क्वेश्चन करते हैं और बिना सोच विचार एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब कि जो फिलॉसफर है वो क्या करते हैं, एवरी टाइम वो लोग क्वेश्चन करते रहते हैं हर एक चीज़ के बारे में। तो कहीं ना कहीं इसीलिए उनको एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन भी हो जाती है। दे एग्जामाइन लाइफ, मोरालिटी, रीजन, पॉलिटिक्स, सोसाइटी एंड द यूनिवर्स क्रिटिकली एंड लॉजिकली। तो सोसाइटी के ऊपर क्वेश्चन करना, पॉलिटिक्स क्या है, रिलीजन क्या है, यूनिवर्स किस तरह काम कर रहा है, ठीक है, लाइफ में डेथ, बॉर्न, इन सब चीज़ों को जानना, ये सब किसने स्टार्ट कर, फिलोसफर्स की वजह से ही ये सब कुछ चीज़ें क्वेश्चन उठने लगी और उनके हमें जवाब भी मिलने लगे। ह्यूमन बीइंग नेचुरली आस्क, और अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन बीइंग क्या क्या पूछ सकता है। ठीक है, हु एम आई, मतलब कि मैं कौन हूँ, व्हाट इज ट्रुथ, सच क्या है, वाई वी आर बोर्न, हम लोग पैदा ही क्यों होते हैं, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या भगवान एग्जिस्ट करते हैं, व्हाट हैपन आफ्टर डेथ, तो मरने के बाद क्या होता है हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस कौन कर रहा है आज की वीक में, ह्यूमन करते हैं नेचुरली। ठीक है, फिलॉसफी इन सब क्वेश्चंस का लॉजिकली आंसर देने की कोशिश करती है। फिलॉसफी ऑर्डिनरी लॉजिक से अलग है। नॉलेज सेंसेस और एक्सपीरियंस से मिलता है। नॉलेज हमें कहाँ से मिलता है, नॉलेज और सेंसेस के थ्रू हमें एक्सपीरियंस गेन होता है, लेकिन जो विजडम है वो हमें डीपर और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आती है। मैंने क्या बोला, अभी आपको बोला गया कि जो फिलॉसफी है वो अलग अलग जितने भी ये सब क्वेश्चन हैं उनके आंसर्स बताती है हमें रीजन्स के थ्रू और एनालिसिस के थ्रू। सेकेंड बात बताई गई कि फिलॉसफी ऑर्डिनरी नॉलेज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। नॉलेज क्या होती है, नॉलेज वो होती है जो हमारे सेंसेस के थ्रू और हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू हम लोग गेन करते हैं। वेरियस विजडम कहाँ से आएगी, हमारे डीपर स्पिरिचुअल और परमानेंट थिंकिंग जो है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसके थ्रू हमें विजडम गेन होती है। विजडम हेल्प करती है ह्यूमन बीइंग को ताकि वो मोरली, पीसफुली और मीनिंगफुल लाइफ अपनी जी सके। आगे समझ में इतना, आगे हम बात करते हैं फिलॉसफी स्टडीज ह्यूमन लाइफ फ्रॉम मैनी पर्सपेक्टिव। तो फिलॉसफी जो है हमारे ह्यूमन लाइफ को बहुत बहुत अलग पर्सपेक्टिव से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, जैसे कि सोशल, मोरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल। ठीक है, तो ये जो पर्सपेक्टिव है उससे हमें कहीं ना कहीं फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है। आगे हम बात करते हैं, फिलॉसफी को मदर ऑफ ऑल साइंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल साइंस, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एथिक्स, पॉलिटिकल साइंस जैसे हर एक सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है। ठीक है, क्या बोला गया अभी कि फिलॉसफी साइंस, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, रिलीजन, इंग्लिश, एजुकेशन, कल्चर, इन सब चीज़ों से बनी हुई है, इसलिए फिलॉसफी को कहा जाता है मदर ऑफ ऑल साइंस। ठीक है, बिकॉज
साइंस के अंदर हमारा क्या आ जाता है, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एथिक्स, तो इन सब चीज़ों के लिए ही इसको ऐसा कहा गया है। द अल्टीमेट एम क्या है हमारी फिलॉसफी का, कि ट्रुथ फाइंड आउट करना, विजडम, सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन पाना हमारे इग्नोरेंस और सफरिंग से। ठीक है, आगे में बात करते हैं फंक्शन ऑफ फिलॉसफी के बारे में। तो हमारा सबसे पहला फंक्शन जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ। फिलॉसफी ह्यूमंस के लाइफ का एक रियल पर्पस समझाती है, हमें ये बताती है कि ह्यूमन क्यों एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें लाइफ में क्या गोल अचीव करना चाहिए, कैसे वो अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, फिलॉसफी मीनिंगफुल लाइफ जीने में हमें कैसे हेल्प करती है। तो ये सब चीज़ें अभी हमें यहाँ पे पता चलने वाली है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आता है डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। तो फिलॉसफी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, ये ह्यूमंस को रैशनली सोचना और उनके आइडियाज़ को एनालाइज करने में भी मदद करती है। फिलॉसफी कहीं ना कहीं सुपरस्टिशन और इरैशनैलिटी में बिलीव हो जाती है। ठीक है, मतलब कि क्या बोला गया कि फिलॉसफी जो है वो क्या डेवलप कर रही है हमारे अंदर, लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहीं ना कहीं ह्यूमन के माइंड को रैशनल थिंक करने में और एनालाइज करने में चीज़ों को हेल्प करती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि फिलॉसफी हमें इंडिविजुअल्स को ये भी टीच करती है, क्वेश्चन करने में टीच करती है, ताकि हमारे अंदर ट्रेडिशन भी आ सके। लॉजिकल थिंकिंग हेल्प ह्यूमन सॉल्व प्रॉब्लम। तो लॉजिकल थिंकिंग क्या करेगी, जितने भी लोगों के अंदर डाउट्स होते हैं उनको सॉल्व करने में मदद करती है। ठीक है, बेटर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अपनी क्लियरिटी ला सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, जिन भी चीज़ों में डाउट रहता है। आगे हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस ऑफ कन्फ्यूजन के बारे में। रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस एंड कन्फ्यूजन, तो कहीं ना कहीं फिलॉसफी इग्नोरेंस को नॉलेज और रीजनिंग के थ्रू रिमूव करती है। फिलॉसफर के अकॉर्डिंग इग्नोरेंस सफरिंग का एक मेन कॉज ही है। ठीक है, क्या बताया गया कि फिलॉसफी जो है वो क्या करती है, रिमूव करती है इग्नोरेंस को हमारे किसके थ्रू, इंक्वायरी, रीजनिंग और नॉलेज के थ्रू। फिलॉसफर्स भी बिलीव करते हैं कि जो इग्नोरेंस है वो कहीं ना कहीं मेन रूट है, मेन कॉज है हमारे सफरिंग और हमारी कन्फ्यूजन का। बाय स्टडिंग द फिलॉसफी ह्यूमन अपने इन सब चीज़ों को क्लियर कर सकता है, मोरालिटी, रियलिटी और एग्जिस्टेंस एक्सपीरियंस के थ्रू। आगे हम बात करते हैं मोरल एंड एथिकल गाइडेंस के बारे में। तो फिलॉसफी जो है कहीं ना कहीं ऑनेस्टी, जस्टिस, काइंडनेस एंड और रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मोरल वैल्यू सिखाती है। ये ह्यूमंस को राइट और रॉन्ग के एक्शंस को भी समझाने में मदद करती है। आगे में हमें बात करते हैं प्रमोशन ऑफ रैशनल इंक्वायरी के बारे में। तो फिलॉसफी कहीं ना कहीं क्वेश्चन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग को इनकरेज करती है। ये ब्लाइंडली बिलीव एक्सेप्ट करवाने में हमें मदद करती है कि लॉजिकली हम कोई भी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं। फिलॉसफी इंकरेज करती है क्वेश्चन करने को, इन्वेस्टिगेट करने को और हमारी इंडिपेंडेंट थिंकिंग से। ठीक है, इट मोटिवेट पीपल टू सर्च फॉर द एविडेंस। तो ये कहीं ना कहीं फिलॉसफी क्या करती है, मोटिवेट करती है लोगों को कि क्या कर सके लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए किसी भी चीज़ की, रीज़न होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। ठीक है, इन सब चीज़ों पे थिंक करना हमारा काम है, ये सब हमें फिलॉसफी में मदद मिलती है। ठीक है, समझने को मिल रहा है। आगे बात करते हैं यहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन एंड विजडम के बारे में। तो फिलॉसफी का अल्टीमेट गोल क्या होता है, सेल्फ रियलाइजेशन और विजडम। ठीक है, ये ह्यूमन को अपने ट्रू सेल्फ और स्पिरिचुअल पर्पस को समझाने में भी हेल्प करती है। फिलॉसफी गाइड करती है ह्यूमन को ताकि वो अपने आप को सेल्फ रियलाइज कर सके, विजडम, स्पिरिचुअल ग्रोथ, इनर पीस, ये सब चीज़ें ला सके और सफरिंग से बच सके। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सॉल्विंग द ह्यूमन प्रॉब्लम। तो ह्यूमन प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, फिलॉसफी हमें स्टडी कराती है कि सोशल, पॉलिटिकल, मोरल, स्पिरिचुअल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें फिलॉसफी उससे कहीं ना कहीं डील करने को मदद करती है। इट प्रोवाइड गाइडेंस एंड सोल्यूशन फॉर द ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, एथिकल डिलेमा एंड द सोशल इशू। तो लोगों को जितने भी सोशल इशूज़ होते हैं, एथिकल डिलेमास होते हैं और जितने भी ह्यूमन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होते हैं, उन सब चीज़ों में कौन मदद करता है, हमें फिलॉसफी मदद कर रही है। फिलॉसफी हेल्प इंडिविजुअल एंड सोसाइटी हैव अ पीसफुल और हारमोनियस नेचर। तो कहीं ना कहीं फिलॉसफी हेल्प कर रही है लोगों को मोरली, स्पिरिचुअली, ताकि वो एक साथ रह सकें, अच्छे से रह सकें। आगे यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फिलॉसफी। तो इंपॉर्टेंट फीचर क्या है फिलॉसफी का, सबसे बड़ी बात आती है रैशनल नेचर होना। ठीक है, क्या होना, रैशनल नेचर होना। फिलॉसफी लॉजिक और रीजनिंग पर बेस्ड होती है, ये बात हर कोई मान रहा है। ठीक है, लेकिन ब्लाइंड फेथ पर नहीं।
इसका क्या मतलब है कि फिलॉसफी जो है वो डिपेंड किस पे हो रही, लॉजिक पे हो रही, रीजनिंग पे हो रही, क्रिटिकल थिंकिंग पे हो रही, ठीक है। मतलब कि फिलॉसफी के लिए क्या होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का लॉजिक होना चाहिए कि ऐसा हो रहा है, देखिए हो रहा है, उसका रीज़न होना चाहिए, ठीक है। हर इफेक्ट का जिस तरह से कॉज होता है उस तरह से उसका रीज़न होना चाहिए, हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। हमें किसी भी चीज़ पर ब्लाइंडली विश्वास नहीं कर लेना है, ठीक है। फिलोसफर एग्जामाइंस आइडियाज़ केयरफुली बिफोर एक्सेप्टिंग देम ट्रू। तो फिलोसफर्स भी किसी भी चीज़ को ट्रू मानने से पहले क्या करते हैं, उसको उनके आइडियाज़ को देखते हैं, क्या ये ट्रू है, क्या ये नहीं है, या फिर इसके क्या रीजंस हैं, क्यों मैं इसको ट्रू मानूं, ठीक है, इसमें क्या ऐसा लॉजिक है। आगे में बात करते हैं क्रिटिकल नेचर के बारे में, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसका, फिलोसफी के अंदर ही। फिलोसफी बिलीव और ट्रेडिशन के क्रिटिकली एग्जामाइन, बिलीव और ट्रेडिशन को क्रिटिकली एग्जामाइन करती है फिलोसफी, क्रिटिकली एग्जामाइन करती है कैसे, बाय द बिलीव्स के थ्रू, कस्टम्स के थ्रू और ट्रेडिशंस के थ्रू। इट क्वेश्चन एजेप्शन एंड सर्च ऑफ द ट्रूथ थ्रू द केयरफुल एनालिसिस। तो एजेप्शंस और सर्चेस को कैसे हम ट्रू मान सकते हैं, थ्रू द एनालिसिस करके, ठीक है। उनके जितने भी आइडियाज़, जितने भी बिलीव है उनको हम लोग एनालाइज करें, उसके बाद उसमें सारे के सारे एरर्स को रिमूव करें, उसके बाद उसको सच माना जा सकता है। आगे यहाँ पे आता है यूनिवर्सल नेचर के बारे में। तो फिलॉसफी जो है यूनिवर्सल ट्रुथ को भी स्टडी कराने में हमें मदद करती है, ह्यूमन को उसके अंदर अप्लाई करती है। फिलॉसफी इज़ अ यूनिवर्सल बिकॉज इट स्टडीज द ह्यूमन, स्टडीज द ट्रुथ एंड प्रॉब्लम कॉमन टू ऑल द बीइंग एंड सोसाइटी। तो जितनी भी ह्यूमन बीइंग में कॉमन प्रॉब्लम्स और सोसाइटीज़ में आ रही हैं वो सब कहीं ना कहीं हमारे फिलॉसफी में ही समझाया जाता है, उस तरह को किस तरह से उसे सॉल्व किया जा सकता है। आगे आप आते हैं प्रैक्टिकल नेचर के बारे में। तो फिलॉसफी सिर्फ थियोरेटिकली नहीं चल रही है, यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें हेल्प करती है, जैसे कि फिलॉसफी ह्यूमन को वाइज और मीनिंगफुल लाइफ जीने में भी हेल्प कर रही है, ठीक है। आगे आता है आपका स्पिरिचुअल नेचर के बारे में। तो मैनी फिलोसफिकल थिंकिंग एम एट स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन और लिबरेशन। तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमें फिलॉसफी ही मदद कर रही है लिबरेशन पाने में, इनर पीस, ठीक है। गॉड को हम क्यों मानते हैं, सोल क्या है, इन सब चीज़ों में भी कौन मदद कर रहे हैं, हमें फिलॉसफी मदद कर रही है। आगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है बच्चों, क्या है, मेटाफिजिक्स, ठीक है। इसी के अंदर है, अब हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ फिलोसफी। तो मेटाफिजिक्स कहीं ना कहीं फिलोसफी की एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। जो वर्ड है मेटाफिजिक्स, उसका मतलब क्या होता है, बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। तो जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उससे बहुत दूर, ठीक है, उसके बियॉन्ड। इट स्टडीज द अल्टीमेट नेचर ऑफ द रियलिटी एंड द एग्जिस्टेंस। तो अल्टीमेट जो नेचर है हमारी रियलिटी का, जो एग्जिस्टेंस है, उसके बारे में हमें कौन स्टडी कराएगा, मेटाफिजिक्स, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किस चीज़ के बारे में बताएगी, गॉड के बारे में, सोल के बारे में, यूनिवर्स, टाइम, स्पेस, कैजुअलिटी, फ्रीडम, लाइफ एंड डेथ के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। मेटाफिजिक्स आस्क डीप क्वेश्चन सच एज व्हाट इज रियलिटी। तो रियलिटी क्या है, डज गॉड एग्जिस्ट, क्या गॉड सच में एग्जिस्ट करते हैं, इज द सोल इमॉर्टल, इज द यूनिवर्स एटर्नल, व्हाट हैपन आफ्टर डेथ। तो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें मेटाफिजिक्स में जानने को, अभी समझने को मिलेंगे कि कैसे ये वर्क करते हैं। इंडियन फिलोसफी के स्ट्रांगली बिलीव क्या करते हैं कि वो आत्मा पे बिलीव करते हैं, ब्रह्मांड पे बिलीव करें, कर्मा, रीबत, मोक्ष। तो ये जो 5 चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इंडियन फिलोसफर्स बिलीव करते हैं। किसके ऊपर, आत्मन के ऊपर, ब्रह्मांड, कर्मा, मोक्ष और रीबर्थ के ऊपर, ठीक है। आगे में हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ द मेटाफिजिक्स के बारे में। तो व्हाट इज गॉड, गॉड क्या है, ठीक है, गॉड कौन होते हैं, हमें इनके बारे में स्टडी करना है अब यहाँ पे। तो मेटाफिजिक्स स्टडीज़ द एग्जिस्टेंस, नेचर एंड एट्रीब्यूट ऑफ द गॉड। तो मेटाफिजिक्स हमें क्या बताता है, मेटाफिजिक्स हमें गॉड के एग्जिस्टेंस, उनके नेचर को स्टडी करवाता है, ठीक है। कि जो गॉड को यूनिवर्स का क्रिएटर और कंट्रोलर माना गया है। आपने जब आपने BA करा होगा, बैचलर ऑफ आर्ट, अपने उसमें भी पढ़ा होगा कि भगवान को क्या माना गया है, क्रिएटर, ठीक है, और भगवान को क्रिएटर और कंट्रोलर कहा जाता है हमारे पूरे किसका, यूनिवर्स का। क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये समझना कि इंपॉर्टेंट है। फिलोसफर वाई अंडरस्टैंड वेदर द गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स और नॉट। तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी भी हो चुकी है। कुछ फिलोसफर्स कहते हैं कि गॉड जो है वो यूनिवर्स, मतलब कि वो नहीं क्रिएट कर रहे हैं, वो नहीं कंट्रोल कर रहे हैं हमारे यूनिवर्स को। वेयर एज सम फिलोसफर ऐसा कहते हैं कि
जो भगवान है, जो गॉड है, वही हमारे कंट्रोलर, वही हमारे क्रिएटर हैं। किसी न किसी रूप से भगवान ही हमारी यूनिवर्स को चला रहे हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट सोल के बारे में। किसके बारे में? सोल के बारे में। तो मेटाफिजिक्स स्टडीज द सोल और सेल्फ। तो मेटाफिजिक्स हमें किसके बारे में बताता है? सोल के बारे में और सेल्फ के बारे में भी स्टडी कराता है। इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग सोल क्या होता है? इटर्नल, इमॉर्टल और कहीं ना कहीं डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी से क्या है, वो बहुत ज़्यादा अलग होती है सोल। ठीक है, वो इटर्नल होती है, वो इमॉर्टल होती है। इंसान मरता है लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरती। ठीक है, वो नहीं रहती है। आगे बात करते हैं यूनिवर्स के बारे में। तो यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स का ऑरिजिन कैसे हुआ, उसका स्ट्रक्चर, उसके पर्पस ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट। मेटाफिजिक्स एक्सप्लेन हाउ द यूनिवर्स ओरिजिनेटेड। तो कहीं ना कहीं मेटाफिजिक्स में ये बताते हैं कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, उसके फंक्शंस क्या हैं, क्या वो क्रिएटर है या फिर गॉड उसकी क्रिएटर है। ठीक है, लाइफ एंड डेथ के बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो मेटाफिजिक्स हमें लाइफ एंड डेथ के बारे में बताता है, वेदर हमारा जो रीबर्थ होते हैं वो उसमें हम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। आगे बात करेंगे टाइम एंड स्पेस के बारे में। तो मेटाफिजिक्स हमें टाइम और स्पेस और रियल और मेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताता है। ठीक है, और फ्रीडम और डिटर्मिनिज्म के बारे में भी बताता है। आगे हम बात करते हैं थ्योरी एंड मेटाफिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो मॉनिज्म, ड्यूलिज्म, ये सब क्या है? ठीक है, हम इसके बारे में यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं मॉनिज्म के बारे में। मॉनिज्म क्या है? फिलोसफिकल व्यू दैट ऑल रियलिटी इज अल्टीमेट बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल सब्सटेंस, प्रिंसिपल और रियलिटी। तो कहीं ना कहीं मॉनिज्म हमें क्या बताता है? जितनी भी रियलिटी है वो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली एक दूसरे पे बेस्ड होती है, जैसे कि उनकी सब्सटेंस, उनके प्रिंसिपल और उनकी रियलिटी के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द मॉनिस्ट, अगर हम अब मोनिस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज इंटरकनेक्टेड। वो क्या कहते हैं कि कोई भी चीज़ है वो एक दूसरे से क्या है? इंटरकनेक्टेड है। वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि ऑरिजिनेट फ्रॉम द सिंगल सोर्स। तो जैसे कि इन दोनों का कोई कनेक्शन है तो ये कहीं ना कहीं एक ही सोर्स से निकल के आई होगी। ठीक है, सम मॉनिस्ट बिलीव दैट द ओनली मैटर एग्जिस्ट। तो कुछ मॉनिज्म ऐसे भी हैं, कुछ मॉनिज्म ऐसे भी हैं। ठीक है, वो क्या मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मैटर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सम मॉनिस्ट बिलीव दैट ओनली मैटर एग्जिस्ट व्हाइल द अदर आर्ग्यू दैट द माइंड एंड कॉन्शियसनेस इज रियल। तो मॉनिज्म में हम लोग माइंड और कॉन्शियसनेस के बारे में भी स्टडी करते हैं। ठीक है, माइंड और कॉन्शियसनेस जितना भी मैं आपको समझा रहा आप उसे लिख लीजिए। ठीक है, मॉनिज्म डाइवर्सिटी के पीछे एक यूनिटी को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस व्यू के मुकाबले जो डिफरेंसेस हमें नज़र आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक अंडरलाइंग रियलिटी के अलग अलग रूप ही होते हैं। ठीक, इसलिए सब कुछ आसपास एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड माना जाता है। आगे हम बात करते हैं ड्यूलिज्म के बारे में। तो ड्यूलिज्म एक फिलोसफिकल थ्योरी है जो कहती है कि रियलिटी दो अलग अलग चीज़ों से बनी हुई है। ठीक है, वो दो चीज़ क्या है? माइंड और बॉडी है, जो कि दोनों की दोनों अलग अलग एंटिटी मानी जाती है। इस थ्योरी के मुकाबले थॉट्स, इमोशन और कॉन्शियस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। वेयर एज माइंड और जो बॉडी है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करती है लेकिन दोनों ही अलग अलग होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे हम नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं प्लुरलिज्म के बारे में जानने में। तो प्लुरलिज्म क्या है? ये कहीं ना कहीं एक फिलोसफिकल व्यू है जो कहती है कि रियलिटी को समझने के लिए हमें एक या दो नहीं बल्कि कई प्रिंसिपल या कई एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लुरलिज्म में हमें एलिमेंट्स के बारे में जानने को मिला, ड्यूलिज्म में हमें माइंड एंड बॉडी के बारे में जानने को मिला। ठीक है, आगे मैं बात करेंगे अब थेइज्म के बारे में। तो यहाँ पे थेइज्म का मतलब है कि गॉड या फिर गॉड के एग्जिस्टेंस पर बिलीव रखना, मतलब कि गॉड को मानना या फिर गॉड होते हैं इस चीज़ पे बिलीव रखना, उनके सुप्रीम बीइंग को मानना। ठीक है, थेसिस मानते हैं कि गॉड ने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, वही यूनिवर्स को चला रहे हैं। जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जूडिज्म है, जैसे रिलीजियस थेसिस्ट बिलीव पर बेस्ड हैं। थेसिज्म के मुकाबले गॉड ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग एंड मॉरली परफेक्ट होते हैं। तो थेसिज्म के अकॉर्डिंग क्या है? गॉड ही सब कुछ, आपको ये मान के चलना है कि वही क्रिएटर है, वही कंट्रोलर है। एथिज्म के बारे में बात करते हैं, ये डिनाई करते हैं गॉड को। एथिज्म जनरली मानते हैं कि गॉड के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करने के लिए हमें कोई ना कोई सफिशिएंट एविडेंस की अवेलेबिलिटी नहीं लगती है। एथिज्म ज़रूरी नहीं
कि रिलीजन के अगेंस्ट हो, ये सिर्फ डिटीज़ के बिलीफ से रिलेटेड पोजीशन है। मतलब कि जितनी भी डाइटीज़, जितने भी साधु संत होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें मानी जा रही हैं, ऐसा कुछ होता नहीं। ऐसा कौन कह रहे हैं? एथिज्म लोग कह रहे हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं लॉजिक एंड एपिस्टेमोलॉजी के बारे में और उसके मीनिंग के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे लॉजिक के बारे में। तो लॉजिक कहीं ना कहीं करेक्ट थिंकिंग और रीजनिंग के साइंस है। मतलब कि लॉजिक क्या है? साइंस ऑफ करेक्ट थिंकिंग और रीजनिंग। मतलब कि लॉजिक है हमारा, जिस तरह से हमारे पास करेक्ट थिंकिंग, हमारे पास रीजनिंग होती है, वो हमारा लॉजिक माना जाता है। इट टीचेस ह्यूमन हाउ टू थिंक सिस्टमेटिकली एंड अवॉइड द एरर इन रीजनिंग। तो ये कहीं ना कहीं क्या सिखाते हैं, किस तरह से हमें सिस्टमेटिकली सोचना चाहिए और रिमूव करना चाहिए एरर्स को बाय रीजनिंग के थ्रू। लॉजिक हेल्प करती है इंडिविजुअल्स को कि वो वैलिड आर्ग्यूमेंट और उनको प्रॉपरली कंक्लूजन तक ला सके। लॉजिक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ फिलोसफी डिपेंड ऑन रैशनल डिसीजन एंड एनालिसिस। लॉजिक एक्सप्लेन करते हैं हमें कंक्लूजन करेक्टली फॉलो करने के लिए फ्रॉम द प्रेमिसेस। जैसे कि आपने पढ़ा होगा अपने बैचलर ऑफ आर्ट वाली उसमें भी कि हम लोग क्या करते थे, प्रेमाइस 1, प्रेमाइस 2 और कंक्लूजन को क्या करते थे, बताते थे कि ये ट्रू है या नहीं, ये वैलिड है या इनवैलिड है। तो प्रेमाइस 1, प्रेमाइस 2 को देख के हमारा कंक्लूजन निकल के आता था, ठीक है। आगे हमें बात करेंगे हम टाइप ऑफ लॉजिक के बारे में। तो टाइप ऑफ लॉजिक में सबसे पहले हमारा आता है डिडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक हमें जनरली स्पेसिफिक कंक्लूजन तक लेके जाता है। जैसे कि ऑल ह्यूमन आर मोर्टल, राम इज़ ह्यूमन। तो यहाँ से ह्यूमन का लिए क्या बचा, राम इज़ अ मॉर्टल। राम इज़ मॉर्टल हमारा क्या निकल के आया, कंक्लूजन। आगे हम बात करते हैं इंडक्टिव लॉजिक के बारे में। तो इंडक्टिव लॉजिक हमें कहीं ना कहीं क्या करती है, रीजन ऑब्जर्वेशन और से जनरल कंक्लूजन तक लेके जाती है। मतलब कि रीजनिंग मूव्स फ्रॉम द स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन टू अ जनरल कंक्लूजन। तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या करती है, देखिए आप एग्जाम्पल के थ्रू पता चलेगा, ठीक है। ये आपको द सन राइजेज एवरी डे, देयरफॉर द सन राइजेज इन द ईस्ट। मतलब कि ईस्ट में रोज उदय होता है सूरज, इसलिए हमने क्या कह दिया कि द सन राइजेज एवरी डे। आगे हम बात करते हैं मॉडर्न लॉजिक के बारे में। तो मॉडर्न लॉजिक में क्या है, ये हमारे सिंबल फार्मूलाज और ट्रुथ टेबल्स के बारे में कहीं ना कहीं हमें ये एक्सप्लेन करती है। उसके रीजनिंग, उनकी साइंटिफिक प्रेमिस के बारे में भी बताने में मदद करती है। आगे यहाँ बात करते हैं मीनिंग ऑफ एपिस्टेमोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो जो एपिस्टेमोलॉजी है वो कहीं ना कहीं हमारे थ्योरी ऑफ नॉलेज होती है। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, हमारी थ्योरी ऑफ नॉलेज होती है, जो कि हमें ओरिजिन ऑफ नॉलेज के बारे में बताती है कि नॉलेज कहाँ से आया, उसका नेचर क्या है, उसके सोर्स क्या है, उसकी लिमिट क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है। इट आस्क व्हाट इज़ नॉलेज, नॉलेज क्या है, वो ट्रूथ कैसे है, हाउ ह्यूमन एक्वायर नॉलेज, ह्यूमन को कैसे नॉलेज मिलती है, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे एपिस्टेमोलॉजी के अंदर आती है। आगे हम बात करते हैं सोर्स ऑफ नॉलेज के बारे में। सबसे पहला सोर्स क्या है हमारा, परसेप्शन। तो सेंस ऑर्गन के थ्रू कहीं ना कहीं हमें नॉलेज गेन होती है, हमारे सेंसेस के थ्रू। इन्फ्रेंस क्या होता है, इन्फ्रेंस रीजनिंग के थ्रू हमें नॉलेज गेन करवाता है, किसके थ्रू, रीजनिंग के थ्रू। कंपैरिजन क्या होता है कि दो चीज़ों को कंपेयर करके, ठीक है, सिमिलैरिटी देख के। टेस्टिमनी क्या होता है, नॉलेज गेन थ्रू रिलायबल अथॉरिटी, जैसे कि किसी बुक, किसी एक्सपर्ट, किसी पर्सनल ऑथर्स के थ्रू हमें नॉलेज गेन हो रही हो। इंट्यूशन क्या होता है, हमारे डायरेक्ट इनर नॉलेज विदाउट एनी रीजनिंग, ठीक है, हमारे सेंसेस के थ्रू। आगे हम बात करेंगे एथिक्स और मोरल फिलॉसफी के बारे में। तो एथिक्स मोरालिटी और कहने की ह्यूमन कंडक्ट को स्टडी करता है। जैसे कि इथोस जो ग्रीक का एक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, कैरेक्टर। तो एथिक्स कहीं ना कहीं ह्यूमन को सिखाता है क्या राइट है, क्या गलत है, क्या सही है, क्या गुड है, क्या एवल है, क्या वर्च्यू है, क्या वाइस है। एथिक्स स्टडीज मोरल वैल्यू, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस, ऑनेस्टी और डिसिप्लिन के बारे में हमें ये बताता है। व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ एवल, व्हाट मेक्स एक्शन मोरल, व्हाट इज़ द हाईएस्ट गुड, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें कौन बता रहे हैं, एथिक्स बताता है। आगे हम बात करते हैं एथिकल थ्योरीज के बारे में। सबसे पहला हमारा आता है हुडिज्म, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्लेजर जो होता है हमारा हाईएस्ट गुड होता है। हुडिज्म बिलीव ह्यूमन शुड सीक प्लेजर एंड अवॉइड पेन बिकॉज प्लेजर इज द हाईएस्ट गोल ऑफ लाइफ। तो प्लेजर जो है वो कहीं ना कहीं हमारा हाईएस्ट गोल होता है, हमें पेन को रिमूव कर। यूटिलिटिज्म टीचर्स द हाईएस्ट ग्रेटेस्ट हैपनिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो कहीं ना कहीं बेस्ट एक्शन वही है जो हमारे मैक्सिमम लोगों को हैप्पीनेस दे सके, ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं अपने स्कॉटिज्म के बारे में, जो कि हमारे सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन के कहीं ना कहीं एम्फसाइज करता है। क्या कार्टियन एथिक्स, तो यहाँ पे क्या है,
का बताया जा रहा है आपको काउंट की ड्यूटी और उनके इंटेंशन को किस तरह से इंपॉर्टेंस दी है, उनके एक्शंस को किस तरह से माना गया, ठीक है, उसके बारे में। आगे यहाँ पे आपका आता है वर्च्यू एक्शन। तो वर्च्यूज़ का हमारे जो हमारे गुड करेक्टर कैसे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, होनेस्टी, करेज और काइंडनेस के थ्रू कहीं ना कहीं हमारे अंदर क्या आते हैं, एथिक्स आते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आपका यूनिट 1 यहीं पे ही खत्म हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा क्रिस्टल स्टडी हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे क्रिस्टल और स्टडी ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDF, ओके। चलेगा, बाय बाय।